नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार में जातीय गणना के बाद आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया। इसे बढ़ाकर 65% किया गया, लेकिन पटना हाईकोर्ट ने उसे रद्द कर दिया। अब बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाई है और सुप्रीम कोर्ट से 65% आरक्षण बहाल करने की मांग कर रही है। इस बीच आरजेडी, लेफ्ट या यूँ कहें महागठबंधन के तमाम नेता दल जो हैं वो इसे संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल कर इसे लागू करने की मांग कर रहे हैं। दूसरी ओर आज सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण को लेकर, कोटे के अंदर कोटा देने को लेकर एक फैसला सुनाया है और कहा है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को सब कैटेगरीज में आरक्षण दिया जा सकता है। कुल मिलाकर 85% के साथ जो भेदभाव हो रहे हैं उसे प्रमुखता से लोग उठा रहे हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि बीजेपी ही इसमें अड़ंगा लगा रही है। आरक्षण का दायरा क्यों बढ़ाया जाना चाहिए और ये क्यों ज़रूरी है और ये कब से लागू हुआ, इन तमाम पहलुओं पर हम आज बात करेंगे। हमारे साथ पटना हाई कोर्ट के वकील एस.एन. कुमार जी हैं। इनसे बात करते हैं और समझते हैं आरक्षण का A to Z। वकील साहब, ये बताइए कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में आज फैसला आया है कि आरक्षण के अंदर आरक्षण दिया जा सकता है, खास करके जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की सब कैटेगरीज में कहा गया है, इसे कैसे देखते हैं? क्या इससे बिहार के लोगों की उम्मीद बढ़ सकती है? जो आरक्षण का दायरा पटना हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया था वो बहाल होने की संभावना बढ़ गई है। आज जो आप माननीय उच्चतम न्यायालय की जजमेंट ऑर्डर की बात कर रहे हैं, वो एक पंजाब का मामला था जिसमें SC/ST में सब कैटेगरी नहीं बनाया जा सकता है अथवा सब कैटेगरी में विभाजन करके आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। यह मामला 2004 में सुप्रीम कोर्ट के 5 जज के बेंच द्वारा दिया गया था, लेकिन आज उसी जजमेंट को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा पलट दिया गया है 6-1 के प्रतिशत से, यानी 6 लोगों का समर्थन में मत रहा और 1 विपक्ष में। और उसमें यह कहा गया, ऑनरेबल चीफ जस्टिस भी इस जजमेंट में, इस कार्रवाई में हैं, और उन्होंने कहा कि SC/ST में सब कैटेगरी का विभाजन करके आरक्षण दिया जा सकता है। ये इससे उम्मीद जगी है कि जो बिहार का मामला गया है 65% जो दायरा बढ़ाया गया था जातीय गणना के बाद, तो आप इस पे कुछ रिएक्शन दे सकते हैं कि क्या बिहार के लोगों की उम्मीद बढ़ेगी इससे? पहले मैं कुछ ऐतिहासिक संदर्भों में आपको ले चलता हूँ जनगणना और जाति पे। जी जी ऋग्वेद में जी ऋग्वेद में जनगणना का जिक्र है। 1800 से 600 ईसा पूर्व में ऋग्वेद में यह आया था। ऋग्वेद में यह पाया गया है कि जनसंख्या जनगणना कराई गई थी ऐतिहासिक संदर्भों में। और कौटिल्य के अर्थशास्त्र के कराधान में भी यह जिक्र है कि जनसंख्या को जानने के लिए जनगणना कराया गया था। जी। तो जाहिर सा बात है कि जनसंख्या को जानने के लिए जनगणना जब कराया गया था तो वह जन कल्याण के लिए ही जनगणना कराया जाता था। जनगणना का और क्या उद्देश्य हो सकता है? बिल्कुल। और आधुनिक भारत में भी आप आकर देखेंगे तो सर्वप्रथम अंग्रेजी शासन में 1872 में अंग्रेज़ों द्वारा भारत के मिजाज को जानने के लिए, भारतीय लोगों को जानने के लिए, और इनका कैसे डेवलपमेंट हो, इनका कैसे उस समय वो सोचते थे कि कैसे कल्याण होगा, कैसे उसमें अपना भी वो हित साधें, तो उन्होंने भी जनगणना कराया था। जस्ट उन्होंने फिर 1881 में पूरी तरह से अंग्रेज़ों ने डेटा सहित जनगणना कराया, और उसी समय यह बात आया था खुल के, भारत में जातियाँ कई खेमों में बटी हुई हैं और जाति का भी एक मूल यहाँ पे स्वरूप है। तो अंग्रेज़ों ने इस बात को पकड़ा था। अब बात किया जाए मौजूदा परिप्रेक्ष्य में, तो
भारत में जनगणना के लिए 1948 में अधिनियम बनाया गया था जी और 1931 के बाद 2011 में, यानी गुलाम भारत में 1931 में पहली बार जनगणना हुआ था, और जिसमें यह बात नहीं सामने आई थी प्रकाश में कि कितनी जातियों की क्या संख्या है। लेकिन जब 2011 में भारत सरकार ने जनगणना कराया तो उसमें जातियों का भी गणना हुआ था। उसमें अधिनियम में यह वर्णित है कि कितनी जातियां हैं भारत में, इसकी गोपनीयता जनगणना से जनगणना में पब्लिश नहीं की जा सकती, यानी इसकी गोपनीयता बनाए रखना है। यह सिर्फ इसलिए जानना है सरकार को कि जन कल्याण वह कैसे कर सकता है, इसलिए वह जानने का प्रयास करता है सरकार, और यह जानना भी जरूरी है। अब इसका संवैधानिक पहलू देखा जाए तो जाति को कैसे संरक्षण दिया गया है, तो संविधान में भी इसका बहुत जगह जिक्र है। जैसे कि आर्टिकल 16(4) में समानता की बात की गई है, जी अनटचेबिलिटी की बात की गई है। तो आखिर अनटचेबिलिटी की बात क्यों की गई है? जब जातियां नहीं थी और जातियों का उनको कल्याण की ज़रूरत नहीं थी, उनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं थी, तो अनटचेबिलिटी की बात क्यों की गई है? आर्टिकल 46 में देखेंगे आप तो उसमें तो SC ST वीकर सेक्शन सबको शिक्षा में आरक्षण की बात की गई है, उनको बढ़ावा की बात की गई है, उनको प्रोटेक्शन देने की बात की गई है। भारत के संविधान के भाग 16 में पूरा एक भाग ही इस पे बनाया गया है, जिसमें जातियों को कैसे प्रोटेक्शन दिया जाए, पिछड़े हुई जातियों को कैसे आगे लाया जाए, उसमें जिक्र किया गया है। संविधान के आर्टिकल 330 में लोकसभा में SC ST को रिजर्वेशन दिया गया, इसलिए रिजर्वेशन दिया गया कि वो लोग पीछे थे तो रिजर्वेशन दिया गया। उसी तरह आप देखेंगे तो आर्टिकल 332 में भी राज्यों के विधानसभाओं में SC ST को सीट संरक्षित किए गए। तो ये तो ज़रूरी रहा है ना, तभी तो हमारे संविधान निर्माताओं ने ऐसा किया है, अन्यथा तो नहीं करते। अब बात रही OBC की, तो OBC को भी आर्टिकल 338B में यह उनको अधिकार दिया गया है, उनको बताया गया है कि राष्ट्रपति के अनुमोदन पे एक कमीशन का गठन होगा और वह कमीशन इन्वेस्टिगेट करेगी कि इनको वाकई आरक्षण की ज़रूरत है अथवा नहीं। जी और उनको दिया जाएगा। BP मंडल जो कमीशन बना था वो, उस पर 2 कमीशन भी बना है, एक रोहिणी आयोग का रिपोर्ट आया है, BP मंडल का भी रिपोर्ट आया है। BP मंडल में जो रिपोर्ट आया उसी के आधार पे 102वां संविधान संशोधन में OBC कमीशन का गठन हुआ, जिसका संवैधानिक दर्जा मिला। जी तो जातीय जनगणना अगर होती है तो इसमें आपत्ति कहाँ है? जातीय जनगणना में तो आपत्ति नहीं है। अब अगर आपत्ति है तो संवैधानिक पहलू पर भी आपत्ति होनी चाहिए। लेकिन ये तो जो मौजूदा सरकार BJP की सरकार है, जो पहले भी थी, और जब बिहार में जातीय गणना की बात हो रही थी तो केंद्र में लोग यहाँ से गए थे, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो टीम गई थी, लेकिन वहाँ प्रधानमंत्री ने साफ तौर पे कह दिया कि आपको कराना है तो करा लीजिए, हम जातीय गणना नहीं कराएंगे। आज भी राहुल गांधी लोकसभा में कह रहे हैं कि हम जिस दिन सत्ता में आएंगे जातीय गणना करवाएंगे, लेकिन मौजूदा सरकार इसके खिलाफ है। देखिए, ये तो राजनीतिक बातें हैं। सरकार इसमें अगर वर्तमान सरकार इंटरेस्ट नहीं ले रही तो उसका कुछ इसमें अपना हित सध रहा होगा या फिर कुछ नुकसान होता दिख रहा होगा। और जो वर्तमान विपक्ष के नेतागण हैं वो इस बात को रख रहे हैं तो उनका उसमें कुछ लाभ होता दिख रहा होगा, इसलिए वो रख रहे हैं। लेकिन राजनीतिक पहलू को अगर साइड करके देखा जाए तो इसमें जो संविधान का मूल आत्मा है, मूल आत्मा यही है कि पिछले पैदान पे जो व्यक्ति है उसको हम कैसे 2 दिन का रोटी, कपड़ा, मकान उपलब्ध कराएं, इज्जत से ज़िंदगी जीने का, इज्जत से ज़िंदगी जीने का उनको सुविधा मुहैया उपलब्ध कराया जाए। तो ये तो संविधान के आत्मा में, जब तक आप जानेंगे नहीं, ऐसा तो नहीं है कि आप इस बात से आप डिनाई करते हैं क्या कि भारत में जातीय जो व्यवस्था वो है अथवा नहीं है? जातीय व्यवस्था तो है ही। तो जब जातीय व्यवस्था है ही, शादी विवाह से लेकर हर चीज़ उसी पे हो रही है। आज भी जातीय व्यवस्था को अगर देखा जाए तो शादी विवाह में भी मात्र हमको लगता है कि 5% से ज़्यादा नहीं टूटा है, 5% ही वो भी पढ़े लिखे लोग की वजह से ही टूटा है। तो 95% जातीय व्यवस्था भी बनी हुई है।
तो अगर जातीय व्यवस्था बनी हुई है और उस पे अगर सरकार कुछ काम करना चाहती है, उनके जन कल्याण के लिए काम करना चाहती है, तो ये तो सबसे उत्तम बात है, ये तो होना चाहिए। जी जी इसमें तो किसी का अगर कोई आपत्ति है तो यह तो बिल्कुल उन लोगों के आत्माओं पे चोट पहुंचाने का काम है जिन्होंने इतना सुदृढ़ और इतना समृद्ध संविधान दिया है। जी जी। जिस तरह से पटना हाई कोर्ट ने इस जातीय गणना के बाद जो आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया था उसे रद्द कर दिया और कहा कि भाई ये तो सही नहीं है। इंदिरा सहनी का हवाला देते हुए, इंदिरा सहनी के जजमेंट में 50% का कैप था, हम्म, उसका हवाला देते हुए और माननीय न्यायालय ने इस सरकार के फैसले को स्थगित कर दिया। लेकिन अगर देखा जाए तो केंद्र सरकार को भी पावर है, शेड्यूल 9 में डाल सकता है। शेड्यूल 9 है क्या? शेड्यूल 9 रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू से बाहर है, इसलिए शेड्यूल 9 में अगर डाल दिया जाता तो वो मामला न्यायालय में नहीं आता। लेकिन एक्सेप्शनल केस में जुडिशियल रिव्यू शेड्यूल 9 का भी होता है। जी जी। लेकिन अगर देखा जाए तो राज्य तो गलत नहीं किया है। राज्य को अगर भारत की 7वीं अनुसूची को देखेंगे आप तो उसमें 3 विषय हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो राज्य को तो पावर दिए ही हैं आप। राज्य 66 विषयों पे कानून बना सकता है। 66 विषय हैं, उसमें 61 विषय पे अब वर्तमान में भी लागू है। 61 विषय पे कानून वो बना सकते हैं, राज्य को पावर है। 55 विषय समवर्ती सूची में है, जिसमें 55 सूची दिया गया है, लेकिन 51 या 52 विषयों पे कानून राज्य बना सकती है। राज्य और केंद्र दोनों, मतलब समवर्ती सूची में जो प्रोविज़न है उसके अनुसार, तो उनको तो है ही विशेषाधिकार है भाई समवर्ती सूची और राज्य सूची में। तो अगर राज्य कोई फैसला ले रही है और वो फैसला अगर संविधान के मूल ढांचा के सिद्धांत के समानुकूल हो, तो इसमें फिर अगर कोई पार्टी या कोई संस्था या कोई एक समूह के लोग इसको विरोध कर रहे हैं, तो ये तो विरोध मेरे समझ से कानून के नज़र में सही नहीं है। आपको लगता है कि जो आरक्षण का दायरा बिहार में बढ़ाया गया और अब जो है उसे तमाम जो नेता हैं अलग अलग दलों के, वो मांग कर रहे हैं कि इसे 9वीं अनुसूची में डाला जाए। 9वीं अनुसूची में अगर डाला जाता है तो फिर ये जो जुडिशियल प्रक्रिया है उससे बाहर हो जाएगा ये? मैं तो बताएं, शेड्यूल 9 जुडिशियल रिव्यू से बाहर है, लेकिन एक्सेप्शनल केस में जब बात आती है मूल ढांचा के, संविधान की मूल ढांचा की बात आती है, तो जुडिशियल रिव्यू वहाँ भी होता है, लेकिन जुडिशियल रिव्यू से फ़िलहाल बाहर है। और जो नेता लोग मांग कर रहे हैं, तो बिहार में जो जातीय जनगणना हुई थी उसको तो एडमिट किया गया है कि हाँ जिनविन जनगणना है। जी, जनगणना तो जिनविन हुआ है, लेकिन जनगणना के आधार पे आरक्षण जो दिया गया है यह जिनविन है कि नहीं है, इस बात पे हम अगर कुछ ओपिनियन देते हैं तो यह जायज़ नहीं है। इसलिए कि इसमें हमसे बड़े बड़े कानूनविद और बड़े बड़े विधिवेत्ता इस पर अपना ओपिनियन दिए हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आरक्षण जो दिया गया है वो डेटा रहित चीज़ों की वजह से आरक्षण दिया गया। एक डेटा आया है सरकार के पास और डेटा के आधार पर आरक्षण दिया गया है। और जो आरक्षण का मूल नियति है, मूल नियति भी तो संख्या के आधार पे है ना। आरक्षण का जो मूल नियति है वो संख्या के आधार पे है। आखिरी सवाल आपसे कि जिस तरह से ये पूरा मामला है सुप्रीम कोर्ट में गया है, आपको क्या लगता है, आप इस पे कुछ प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? क्या लगता है कि मतलब जो देश की जो राज्य की जो 85% जनता है उसको इंसाफ मिल पाएगा? देखिए, देश की 85% जनता नहीं है, देश में 100% जनता है, सब देश के जनता हैं। 85% जिनको ज़रूरत है मतलब आरक्षण की, कहा गया उन दायरा तो उन्हीं का बढ़ाया गया है। भारत सरकार अभी कोई जातीय जनगणना नहीं कराया है, तो 85% हम अपने मुंह से नहीं कहेंगे। लेकिन अगर भारत सरकार भविष्य में कराती है जनगणना और जो भी संख्या उनकी रहती है, तो जनगणना का मूल जो नियति है वो जनसंख्या पे ही है। तो बिहार सरकार ने जो कराया वो गलत नहीं कराया है, और जो दिया है वो भी मेरे समझ से गलत नहीं है, क्योंकि मूल नियति जो है वो मूल नियति के हिसाब से ही तो किया है बिहार सरकार ने भी। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी अगर इस बात को देखेगी तो मूल नियति अगर समझ में आ रहा है तो फिर 50% का जो कैप वो तो ऑलरेडी क्रॉस हो चुका है ना EWS वाले में। जी, 50% का कैप जो है वो तो ऑलरेडी क्रॉस हो चुका है। लेकिन खैर वो भी ज़रूरत है, 50% EWS भी ज़रूरत थी। और मेरा तो मानना है कि आरक्षण जाति आधारित ना होकर आरक्षण आर्थिक आधार पे हो, सबसे बेहतर होगा। क्योंकि हर जाति में गरीब और अमीर लोग हैं, तो आरक्षण का मूल नियति अगर तय कर दिया जाए
तो जाति से तो बेहतर इसका अनुकूल प्रभाव होगा, हमको लगता है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण तय कर दिया जाए तो। बिल्कुल। तो सुना है आपने पटना हाई कोर्ट के वकील एस.एन. कुमार को, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जातीय गणना या जातीय सर्वे बिहार में पहली बार ही नहीं करवाया गया। ऋग्वेद से ये परंपरा चली आ रही है, अंग्रेज़ों ने भी करवाया था और उसके बाद आज़ाद भारत में भी किया गया। और जो इन्होंने सबसे बड़ी बात कही कि जाति गणना को छोड़ दीजिए, आप आर्थिक आधार पर अगर आरक्षण दें तो वो सबसे बेहतर है। फिलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स कर अपना महत्वपूर्ण विचार और सुझाव ज़रूर दें। धन्यवाद।